Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Student, we were talking about one of the chapter taken from English reader, that is the making of a scientist. In this chapter we came to know that Richard H. Albright, who gave one of the theory based on the topic how the cell, which is the smallest unit, works in a body of a creature. किस तरह से वो सबसे छोटी यूनिट सेल किसी शरीर में कैसे वो काम करती है, इसके बारे में हमने डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ा। अब यहाँ पर रिचर्ड एच एब्राइट, जिसकी हैबिट थी बटरफ्लाई कलेक्ट करने की, उनकी यह हैबिट ख़त्म होने जा रही थी। उनका जो इंटरेस्ट, उनका जो ये शौक़ था वो ख़त्म होने वाला था कि तभी उनकी मदर, रिचर्ड की मदर जो है, उसके लिए एक बुक लेकर आई जिसका टाइटल था ट्रैवल ऑफ मोनार्क, माइग्रेशन ऑफ और ट्रैवलिंग ऑफ monarch butterfly. So such type of title was there. That book again created an interest in the mind of that little child who was having only 22 years age. Now what happened after it? Let's see. Albright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. एब्राइट की मदर जो है, उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को लेटर लिखा और जल्दी ही एब्राइट ने, यानी रिचर्ड एब्राइट ने, जो डॉक्टर अर्कहार्ट ने रिक्वेस्ट की थी बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई की विंग्स पर, पंखों पर टैग लगाने की, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई की विंग्स हैं और यहाँ पर ये टैग लगाया गया है, तो वो लगाना जल्दी ही शुरू कर दिया रिचर्ड एच एब्राइट ने। Anyone who find a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Anyone who found a tagged butterfly, कोई भी व्यक्ति जो टैग लगी हुई बटरफ्लाई को पाता था, ढूंढ पाता था, उसको कहा गया था कि वो वापस वो टैग डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दें, ताकि डॉक्टर अर्कहार्ट को पता चल जाए कि वो बटरफ्लाई जो इस पर उसने टैग लगाया था वो कहाँ तक उसने माइग्रेट किया, किस जगह तक वो पहुंची। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो तितलियों को पकड़ने का जो काम था रीडिंग टाउन में, वो पिछले जो 6 वीक थे लेट समर के, उनमें होता था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वुडंट कैच वेरी मैनी। अब रिचर्ड को ये पता चलता है कि अगर उसने एक एक करके बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की तो वो ज़्यादा बटरफ्लाई नहीं कैच कर पाएगा। So the next step for Albright was to raise a flock of butterfly. Flock means झुंड कह लीजिए।
इसलिए उसका एब्राइट का अगला कदम ये था कि वो बटरफ्लाई की एक फ्लोक तैयार करे, मतलब तितलियों की एक बहुत बड़ा झुंड वो कलेक्ट करके इकट्ठा कर ले, ऐसा कदम वो उठाना चाहता था। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स, उसके अंडों का लिया, एंड रेजेस दैम इन हिज बेसमेंट, और उन अंडों से उसकी बेसमेंट यानी अंडरग्राउंड जो वाटर था उनके घर का, उस अंडरग्राउंड रूम के अंदर उन अंडों को रखा गया और उन अंडों से दोबारा बटरफ्लाई पैदा करने का प्रोसेस चलाया गया उनके घर की बेसमेंट में, अंडरग्राउंड रूम में, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, यानी जो लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, जैसे ये एग है, एग के बाद ये कैटरपिलर है, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद बटरफ्लाई, इस तरह से फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से ये कैटरपिलर, देन प्यूपा, फिर प्यूपा बनाने की कोशिश की उन अंडों से, और फिर अडल्ट बटरफ्लाई, ये फिर बटरफ्लाई का जन्म हुआ। तो इस तरह से उसने अपने ही घर पर मोनार्क बटरफ्लाई को डेवलप करने की कोशिश की। देन ही वुड टेक द बटरफ्लाई विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर उसके बाद उसने बटरफ्लाई की विंग्स पर टैग लगाए और उनको उड़ा दिया, बटरफ्लाई को। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. For several years, कई सालों तक उनके घर का जो बेसमेंट था, जो तहखाना था, जो अंडरग्राउंड रूम था, वो एक घर बन गया हजारों मोनार्क तितलियों का, हजारों किस्म की मोनार्क तितलियों का घर बन गया, जो बहुत सारी स्टेजेस में थी, कोई एग की फॉर्म में, कोई प्यूपा की, कोई कैटरपिलर की। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। रिचर्ड एच एब्राइट हमें बताते हैं कि उनका जो ये इंटरेस्ट था, रुचि थी बटरफ्लाई पैदा करने की, उस प्रोसेस में उनका इंटरेस्ट कम हो गया, या ये कहिए बटरफ्लाई को टैग करने का जो इंटरेस्ट था वो कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि इट वाज टीडियस, ये काम जो है बहुत ही टीडियस था। टीडियस मीन्स विच कुड टायर अ पर्सन, जो एक व्यक्ति को थका सकता था, यानी थकाने वाला काम था ये। बटरफ्लाई की पंखों पर टैग लगाने का जो काम था ये टायर्डनेस क्रिएट करने वाला काम था, थकान पैदा करने वाला, बोरियत पैदा करने वाला काम था। इसलिए रिचर्ड ने इस काम में अपना इंटरेस्ट खो दिया। एंड देयर वाज नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड, और एब्राइट ने कहा और ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल पाती थी। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड। रिचर्ड एच एब्राइट ने हंसकर कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, यानी हर समय मैं यही करता रहता था, टैग लगाने का काम। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 बटरफ्लाई जो है मैं दोबारा से पकड़ पाया,
and they were not more than 75 miles from where I lived. और वो बटरफ्लाई जहाँ मैं रहता था उस जगह से केवल 75 किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर दूर ही वो मिल गई मुझे दोबारा से। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. और जब वो 7वीं क्लास में हुआ तो उसे एक संकेत मिला ये जानने का what real science is, कि वास्तविक साइंस क्या है। When he entered a country, जब वो एक देहात में उसने प्रवेश किया, when he entered a county science fair and lost, यानी जैसे ही उसने क्या नाम है काउंटी साइंस फेयर में एंट्री की और जहां वो उस साइंस फेयर में इनाम पाने से वंचित रहा, यानी उस साइंस फेयर में वो कोई इनाम हासिल नहीं कर सका, तो उस समय उसे महसूस हुआ, एक हिंट मिला आगे बढ़ने का और कोशिश करने का, संदेश उसे मिला, एक संकेत उसे मिला। इट वॉज रियली a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, एब्राइट said. एब्राइट ने कहा ये वास्तव में एक बुरी या दुखदायी भावना थी, वहाँ बैठे रहना और and not get anything, और कोई भी चीज़ प्राप्त ना करना, while everybody else had won something, यानी उस काउंटी फेयर में हर कोई व्यक्ति, हर कोई साइंटिस्ट कोई ना कोई इनाम जीत रहा था। तो वहाँ पर रिचर्ड एच एब्राइट को बहुत बुरा महसूस हुआ कि वो एक भी इनाम किसी भी क्या नाम है रिसर्च के ऊपर नहीं जीत सका, किसी भी खोज के ऊपर नहीं जीत सका। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing, और पहले ही जो competitive spirit थी, यानी कंपटीशन की जो भावना थी, वो रिचर्ड के अंदर पनपती हुई प्रतीत हो रही थी। I knew that for the next year fair I would have to do a real experiment, और रिचर्ड एच एब्राइट ने हमें बताया कि मैं जानता था कि अगले साल ये जो साइंस फेयर था, मैंने उस नेक्स्ट साइंस फेयर में कुछ ना कुछ करना था, कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना था, कोई ना कोई वास्तविक खोज करनी थी। The subject I knew most about was the insect. जो सब्जेक्ट मैं जानता था वो था insect work I had been doing in the past several years. उस इंसेक्ट वर्क को जो मैं कर रहा था पिछले कुछ सालों से, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी थी। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, इसलिए उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को आइडिया पाने के लिए, कुछ ना कुछ नया विचार पाने के लिए लेटर लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, स्टैक मीन पायल, मतलब ढेर, और वापसी में उस उस लेटर के जवाब में सुझावों का ढेर उसके सामने आया। फॉर एक्सपेरिमेंट, नई नई खोजों के बारे में, नई नई खोजों के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी, और वो एक्सपेरिमेंट, उन एक्सपेरिमेंट ने रिचर्ड एच एब्राइट को बहुत ही
बिजी रखा, बहुत ही व्यस्त रखा, ऑल थ्रू हाई स्कूल यानी हाई स्कूल स्टडी के दौरान, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इससे उसको बढ़त हासिल हुई काउंटी साइंस फेयर में और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर में इनाम हासिल करने का मौका उसे मिला। फॉर हिज 8th ग्रेड यानी जब वो 8वीं कक्षा में हुआ, हेब्राइट ट्राई टू फाइंड द काज ऑफ अ वायरल डिजीज। हेब्राइट ने कोशिश की कि जो वायरल डिजीज पैदा होती है उसका कारण क्या था। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर, यानी हर साल मोनार्क कैटरपिलर को जो मार देती थी वायरल डिजीज, उसका पैदा होने का कारण क्या था, ये इस विषय पर उसने खोज करनी थी जब वो 8वीं कक्षा में था। Ebright thought the disease might be carried by a beetle. एब्राइट ने सोचा कि ये जो बीमारी है ये किसी बीटल अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, एक तरह का इंसेक्ट होता है, तो उसने सोचा कि ये बीमारी वायरल डिजीज मोनार्क कैटरपिलर के अंदर किससे आती है, बीटल से, एक किस्म का इंसेक्ट से। He tried raising caterpillar, उसने जारी रखा कैटरपिलर को की संख्या को बढ़ाना, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल की प्रेजेंस में। ये आप देख रहे हैं, ये बीटल है। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, और रिचर्ड एच एब्राइट ने बताया कि उसे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और ये दिखाया कि मैंने खोज करने की कोशिश की। दिस टाइम आई वॉन, और इस बार मैं इनाम जीत गया। रिचर्ड एच एब्राइट ने हमें बताया कि जैसे ही क्या नाम है साइंस फेयर में ये दिखाया गया कि उसने कैसे कोशिश की एक्सपेरिमेंट करने की, कि किस तरह से वायरल डिजीज मोनार्क कैटरपिलर को इफेक्ट कर रहा था। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copy monarch. अगले साल उसका जो साइंस फेयर था, उस साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो इस विषय पर बेस्ड था। किस विषय पर? टू टेस्ट द थियरी दैट वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, यानी इस सिद्धांत पर कि वाइसराय बटरफ्लाई कॉपी करते हैं, नकल करते हैं मोनार्क बटरफ्लाई की। द थियरी वाज दैट वाइसराय लुक लाइक मोनार्क, ये सिद्धांत जो है ये था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो वाइसराय जो बटरफ्लाई हैं उन जैसी दिखाई देती थी। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई पक्षियों को अच्छी नहीं लगती खाने में। यानी अगले साल जो है साइंस फेयर में उसका प्रोजेक्ट था वाज टेस्टिंग द थियरी, इस थियरी को टेस्ट करना, इस थियरी को, इस सिद्धांत को जांचना कि वाइसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की नकल करते हैं, मोनार्क की तरह बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? द थियरी वाज दैट, सिद्धांत ये था कि वाइसराय
जो है वो मोनार्क जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई पक्षियों के द्वारा ज़्यादा नहीं खाई जाती, क्योंकि उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता पक्षियों के लिए। वायसराय ऑन द अदर हैंड, वायसराय बटरफ्लाई दूसरी तरफ डू टेस्ट गुड टू बर्ड, वो पक्षियों को खाने में अच्छी लगती थी। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर, इसलिए वायसराय जितनी ज़्यादा कोशिश मोनार्क बटरफ्लाई जैसी बनने की कोशिश करती थी, उतनी ही वो पक्षियों का डिनर बनने से बच जाती थी या बच जाते हैं। यानी वायसराय पक्षियों को खाने में अच्छी दिखाई देती हैं, अच्छा टेस्ट लगता है, लेकिन वायसराय और मोनार्क लगभग एक जैसी दिखाई देती थी, इसलिए वायसराय मोनार्क बटरफ्लाई बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो पक्षियों का भोजन ना बन सकें, अपने जीवन को बचा सकें। So this was today's lecture. You will read the chapter till this place. Okay, thank you.